नेक्स्ट, अ मैनेजर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर कैन इम्प्रूव ROI बाई। अब देखो सिंपली अगर हमसे ROI पूछ रहा है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हम इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका सिंपली फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमें ROI इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी नेट इनकम को इंक्रीज कर दें। अगर हमारी नेट इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हमारे पास ऑप्शन है रिड्यूसिंग वेरिएबल एंड और कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, रिड्यूसिंग सेल्स, इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीजिंग एवरेज एसेट। देखो एवरेज एसेट बढ़ा के तो कुछ होगा नहीं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे तो क्या हमारी नेट इनकम इंक्रीज होगी? नहीं, डिक्रीज होगी। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत है। रिड्यूसिंग सेल्स, अगर सेल्स घटा देंगे तो भी हमारी इनकम डिक्रीज होगी, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, क्योंकि अगर हम अपने वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो नेट इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नेट इनकम इंक्रीज होगी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद सुधर जाएगा, दैट इज इंप्रूव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन C इज इक्वल टू दिस एंड I इज इक्वल टू 25। C का मतलब क्या हो गया बेटा? कंजम्पशन, एंड I डिनोट करेगा इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि इनकम किसके बराबर होता है। इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के इक्वल। क्या हमारे पास कंजम्पशन दिया है? हाँ, बट क्या हमारे पास सेविंग्स दिया है? नहीं। बट क्वेश्चन में देखो कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम तो मांगा है बट किस पे? एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे याद रखना कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम लेवल पे जितनी सेविंग्स है उतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान सकते हैं? सेविंग्स मान सकते हैं। तो कंजम्पशन हमारे पास दिया है 100 प्लस 0.75 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है 25 जिसको हम लोग सेविंग्स मान रहे हैं 25, और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब देखो ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो सीधे क्या हो जाएगा? 0.25y, क्योंकि ये 1y था और ये 0.75y है, इज इक्वल टू 100 प्लस 25 दैट इज 125, और y इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 0.25। फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 500। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 500, दैट इज इनकम क्या आ जाएगी? 500। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला फॉर ए इज गिवन बाय। देखो अभी हमने बताया था कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूले की बात करें तो अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। क्लियर? और r डिवाइडेड बाय 100 को हम और कैसे लिख सकते हैं? I दैट इज इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, गिवन टोटल प्रोडक्ट ऑफ 9 लेबर यूनिट्स इज 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, विच यूनिट ऑफ लेबर विल प्रोड्यूस जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट। देख लेते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन में TP दिया हुआ है तो हम सिंपली MP कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यूनिट ऑफ लेबर्स कितने? 9 यूनिट्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हमारे पास TP दिया हुआ है 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14, 12। तो अगर हमारे पास TP दिया है तो क्या हम MP कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वैसे हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम ये क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल पे मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 2 - 5 3, नेक्स्ट 5 - 9 4, और इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लो तो नेक्स्ट आएगा 12 - 9 3, 14 - 12 2, 1, 0, -1 एंड -2। क्यों? क्योंकि MP किसको डिनोट करता है? TPN -1। ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है बेटा। तो देख लो 0 कहाँ आ रहा है? 7th यूनिट पे। तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 7th, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि 0 MP कब आएगा? 0 MP आएगा एट 7th यूनिट ऑफ लेबर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास रियल इंटरेस्ट है, नॉमिनल इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट है। तो हमेशा याद रखना कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो किसके बराबर होगा?
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हम उसमें इन्फ्लेशन अलाउ कर दें, दैट इज इन्फ्लेशन डिडक्ट कर दें, तो जो बैलेंस इंटरेस्ट रेट है उसको हम कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मार्शल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास और बता रहे वेयर एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹4। अब इसका भी सोल्यूशन ना काफ़ी लेंदी है, एंड अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है 2, 1। अब इसमें भी बेसिकली ना विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ही हमने इसको सॉल्व किया है, तो आप देख लेना पूरा सोल्यूशन। एंड अगेन अगर आपको डाउट है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आप टेलीग्राम चैनल से पहले इसका डिटेल आंसर डाउनलोड कर लो, अगर वहाँ पे भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको डिटेल इसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे दूसरे वीडियो में। क्लियर? नेक्स्ट, the additional shifts in aggregate demand that result when expansionary fiscal policy increase income and thereby increasing consumer spending is explained by but obvious multiplier effect। क्योंकि multiplier effect की अगर बात करें तो उसकी यही डेफिनेशन ही थी। क्लियर? नेक्स्ट, when a fixed asset is obtained as a gift the account to be credited is, अब देखो अगर फिक्स्ड एसेट मिला है एज गिफ्ट तो हम लोग सिंपली एंट्री क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट तो किया नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट क्या दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹9 पर यूनिट। If sales price per unit is ₹12 per unit, what is a break even sales in rupees? अब देखो 2 चीज़ होती है, एक ब्रेक इवन सेल्स हम निकालते हैं इन यूनिट्स और एक निकालते हैं इन रुपीज़। पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इन यूनिट्स और उसके बाद फिर निकालेंगे रुपीज़ में। तो सिंपली ब्रेक इवन सेल्स अगर हमें निकालना हो इन यूनिट्स तो उसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? देखो फिक्स कॉस्ट गिवन है 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी है 12 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 9, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹3 पर यूनिट। क्लियर? तो निकालते हैं ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 9, और इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 50,000 यूनिट्स। मतलब जो हमारा ब्रेक इवन है, अब ब्रेक इवन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। ब्रेक इवन सेल्स मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। क्लियर? अब देखो ब्रेक इवन सेल्स हमने निकाला इन यूनिट्स, अब हम किस पे निकालेंगे, इन रुपीज़। तो सिंपली हमारे पास कितनी यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ रही है, 50,000 यूनिट्स पे, इनटू सेल्स प्राइस कितनी है ₹12। तो इसका मतलब 6 लाख रुपीज़ जब हम अर्न करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ₹6 लाख। नेक्स्ट, अ फर्म विच हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर फर्म बट डज नॉट एक्चुअली कंट्रोल द फर्म और हैव अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फर्म्स एक्शंस वुड रिफर टू द फर्म इट हैज इन्फ्लुएंस ओवर एज। अब देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं टोटल 20% ऑफ वोटिंग पावर की। क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल ऑफ 20% टोटल वोटिंग पावर की। तो अगर 20% टोटल वोटिंग पावर हमारे पास है तो क्या हम उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, बट क्या फर्म के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, दैट इज एसोसिएट्स। जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनका हमारे ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी वोटिंग पावर का 20% होल्ड करके रखते हैं, बट कहीं से भी वो हमारे फर्म के एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो इस पे मैट्रिक्स इन्वर्जन बनाना है और इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं फर्स्ट। बेसिकली इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन ही करना है। इसका भी अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। एंड दूसरा, अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैट्रिक्स की ऑलरेडी हमने डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, वहाँ पे जा कर के आप पहले पूरा मैट्रिक्स का क्लास कर लो, डिटर्मिनेंट्स का क्लास कर लो। वहाँ हमने सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर वो आप टॉपिक वहाँ से कवर कर लेते हो तो उसके बाद आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल वो क्लास करने के बाद भी अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ हम ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? A firm can hire 10 workers at a wage rate of rupees 10 but has to pay a wage of rupees 13 to get the 11th worker. What is the marginal cost of 11th worker? अब देखो, अभी हमने बताया कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, यहाँ हम कितने का निकालेंगे? 11th वर्कर का। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट 11th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट, दैट इज n माइनस 1। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि अगर हमने 10 वर्कर को हायर किया है तो 10 रुपये पे हायर करेंगे, बट जैसे ही 11वें वर्कर को हायर करेंगे हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 13 रुपये। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट 11 वर्कर्स की कितनी हो गई बेटा? पहले 10 की हो गई 10 रुपये ईच, प्लस 11वें की हो गई 13 रुपीज़। क्लियर? माइनस 10 वर्कर्स की कितनी टोटल कॉस्ट थी? 10 इंटू 10, क्योंकि 10 वर्कर को हम कितना दे रहे थे? हर एक वर्कर को 10 रुपये। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, हर एक वर्कर को हम कितना दे रहे हैं? 10 रुपये। कब तक? जब तक 10 वर्कर हमारे पास है। जैसे ही 11वां वर्कर हम रखेंगे हमें टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? एक वर्कर को 13 रुपये। तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 113 माइनस 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 413। क्लियर? नेक्स्ट, in the interim budget announced on 1st February 2019, the government has proposed to increase the limit for TDS applicable on interest income to, कहाँ से? इंटरेस्ट इनकम कहाँ से है बेटा? फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट। सिंपली कहाँ तक इंक्रीज हुई है? 40,000 पर एनम। पहले कितनी थी? पहले थी 10,000 पर एनम, और अब कितना अनाउंस हुआ है कि इंक्रीज हो जाएगा? 40,000 पर एनम। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 लिखा है तो कितने तक इंक्रीज हुई है? 40,000 तक। अब यहाँ पे अगर बाई लिखा होता तो सिंपली पहले 10,000 था और अब कितने से इंक्रीज हुई है? 30,000 से। क्लियर है? यहाँ 2 लिखा है इसलिए करेक्ट आंसर होगा 40,000, बट अगर यहाँ बाई पूछा होता तो करेक्ट आंसर होता 30,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40,000। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल कर्व with mu 56 and standard deviation 10, how much area will be found under the curve to the left of the value 56? अब देखो, सिंपली अगर नॉर्मल कर्व की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बनता है, नॉर्मल कर्व। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लो, a माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब a क्या है? कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 56 से। तो 56 माइनस म्यू कितना है? 56 यहाँ दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 10। तो सिंपली वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर? मतलब हमारे z की वैल्यू कितनी है? 0। ये हमारी कितनी है? 0। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग को पता हो इसका जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करता है 0.5 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0.5। क्लियर है? कब? जब z इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में 50% ऑफ द एरिया, 50% एरिया जो है कवर होगा लेफ्ट में और 50% एरिया कवर होगा राइट में। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू 56। तो नो डाउट कौन सा वाला कितना परसेंट होगा? 50%। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 0.50, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट, लीडर्स विथ स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट मोटिवेशन आर लाइकली टू हैव स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर टास्क ऑब्जेक्टिव्स। This statement is largely based on no doubt trait theory। क्योंकि ट्रेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी थ्योरी है जहां ये बताया गया है कि जो लीडर्स हैं वो बॉर्न होते हैं एंड आर नॉट मेड, मतलब उनको बनाया नहीं जाता बल्कि वो बॉर्न ही लीडर्स होते हैं। क्लियर? एंड जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सच एज करिश्मा, एफिशिएंसी, मोटिवेशन एक्सेट्रा, विथ विच ही गाइड्स हिज फॉलोअर्स एंड अचीव्स ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारे सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही वो लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं
एंड अपना जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करते हैं। एंड ये थ्योरी कहाँ दी है? ट्रेड थ्योरी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग डू नॉट इंक्लूड। इफेक्टिव बजटिंग में क्या नहीं आएगा? टॉप डाउन बजटिंग, साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट, एक्सेप्टेंस। बट ऑब्वियस टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग इफेक्टिव बजटिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड। अब देखो वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ ना कुछ आपको इन रिटर्न मिलना चाहिए। अब वो कंसिडरेशन एडुकेट, नीड टू बी एडुकेट, हाँ एडुकेट होना चाहिए। कंसिडरेशन टू बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिजी, प्रोमिजी के थ्रू फर्निश्ड होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। एंड इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बट कंसिडरेशन एज अनलॉफुल एक्ट, ये इसका पार्ट नहीं है। किसका? वैलिड कंसिडरेशन का। तो क्वेश्चन में ये पूछा था द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड में क्या होगा करेक्ट आंसर? 4, कि कंसिडरेशन एज अनलॉफुल एक्ट। नेक्स्ट, द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस डज नॉट इंक्लूड। अब देखो वैलिड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल तो होना चाहिए, मतलब जो ऑफर मिला है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसमें थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करोगे तो क्या आप एक्सेप्टेंस दोगे? नहीं, आप नेक्स्ट या फिर कह लो कि आप पैरेलली नया ऑफर दे रहे हो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट भी होना चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट भी करना होगा ऑफरर को कि आपने एक्सेप्टेंस की है। बट क्या एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ये इंक्लूड करेगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। और जहां वैलिड की बात करें वहां कभी भी अनलॉफुल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इज। अब देखो अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब सीधे क्या? P, that is probability of A and B is equal to probability of A multiply probability of B। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द बजटेड इनकम स्टेटमेंट इज। अगर हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपली बजटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ ऑपरेटिंग बजट्स। और ऑपरेटिंग बजट्स किससे रिलेट करता है? वेरियस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ओवरहेड्स हो गया। तो बेसिकली ऑपरेटिंग बजट्स किससे रिलेट करता है? टू वेरियस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और उसका जो एंड प्रोडक्ट आता है वही क्या है बेटा? बजटेड इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि सिंपली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग बजट्स। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो नो डाउट ये किस तरह का टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा इनकम अर्न करेगा उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। कुछ लिमिट तक तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और उसके बाद जितनी जितनी आप इनकम अर्न करते जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम पे टैक्स एप्लीकेबल होता है। 5%, 20%, 30% एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट, the arithmetic mean of 7 observation is 100 and that of 5 is 70. The combined mean of all the 12 observations will be। तो देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग combined mean का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। combined mean का फॉर्मूला क्या था? n1 mean 1 प्लस n2 mean 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर? अब देखो इसको हम सॉल्व करके यहाँ बता दे रहे हैं। अगर हम लोग n1 की बात करें तो n1 हमारे पास कितना दिया है? 7 और mean 1 कितना दिया है? 100 प्लस n2 दिया हुआ है 5 और मीन 2 कितना दिया है? 70 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 700 प्लस 350 टोटल आएगा 1050 डिवाइडेड बाय 12। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 87.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 87.5। नेक्स्ट, टू वेरिएबल्स हैव कोरिलेशन कोएफिशिएंट एज 0.60, then what percentage of one variable is explained by other variable। तो सिंपली अगर हमसे बोला है then what percentage of one variable is explained by other variable, तो ये किसकी बात कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, है ना? देखो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना दिया हुआ है? 0.60 दिया है। क्लियर? एंड अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की तो यही इंडिकेट करता है द एक्सटेंट टू विच वेरिएशन इन वन वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन अदर। तो
तो सिंपली हमसे यहाँ पे क्या मांग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.60 का स्क्वायर, दैट इज 0.36। तो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमसे पूछा था और वो क्या हो जाएगा 0.36, दैट इज 36%। क्लियर। नेक्स्ट, शॉर्ट रन एग्रीगेटिव सप्लाई कर्व ऑफ कीन्स इज। अब देखो अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व की हम बात करें, वो भी किसकी बात करा है, इन शॉर्ट रन। तो हमेशा याद रखना कि शॉर्ट रन में ना तो वेजेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और ना ही प्राइजेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, मतलब इनमें ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगा। तो सिंपली एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्यों, क्योंकि हमसे शॉर्ट रन में पूछा और शॉर्ट रन में प्राइजेस एंड वेजेस हमेशा लेस फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकॉग्नाइज्ड एज। अब देखो अगर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंट किसका, फैक्ट्री बिल्डिंग का, इंश्योरेंस प्रीमियम किसका, मशीनरी का। ये सारा क्या है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। और हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज पीरियड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज 4। क्योंकि है तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ना, जैसे रेंट है तो हम लोग एक पीरियड के लिए रेंट पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंश्योरेंस पे करते हैं। तो सिंपली अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें जिसमें एग्जांपल है रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये पीरियड कॉस्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज 4th। नेक्स्ट, द लीडरशिप स्टाइल्स लाइक exploitative, benevolent, consultative and participative are given by। अब बेसिकली ये जो 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि सूटेबल होती है अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये चारों लीडरशिप स्टाइल्स किसने दी है, थर्ड लिकर्ट ने। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड डब्ल्यू गिवन व्हाट दैट। अब देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग किसका रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैट्रिसेस का रूल अप्लाई होगा। अब मैट्रिसेस में भी क्या, W का अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ इसको और इस वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर। बट उसके पहले यहाँ पे हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x 3z 3y एंड 3w इज इक्वल टू। अब देखो हम लोगों को पता होगा कि x को हम ऐड करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा x + 4। नेक्स्ट 6 को ऐड करेंगे z + y के साथ तो ये हो जाएगा 6 + z + y। देन -1 + z + w एंड 2w + 3। सिंपली यहाँ पे देखो मैट्रिसेस का रूल अप्लाई कर रहे हैं और हमने पहले बताया है कि अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपका क्लास 11th-12th में नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। अब वहाँ से ये टॉपिक क्लियर कर लेना, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो DU में मैथ्स के 2 चैप्टर जिसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, पहला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और दूसरा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से वो टॉपिक आप क्लियर कर लेना। एंड बचा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, अगर उसके भी आपको रूल्स, फॉर्मूलाज एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप बताना, हम उस पर भी एक क्लास जल्दी ही ड्राफ्ट कर देंगे। बट मेरा सजेशन ये होगा कि इसको आप स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं और उसकी वजह से ही उनका कहीं ना कहीं मार्क्स कम आता है। क्लियर। हर बच्चा यही सोचता होगा कि चलो 2-4 क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और वही नुकसान करता है, उसी की वजह से हमारा एडमिशन रह जाता है। क्लियर। तो देखो अब हम लोग इस 3w और इस 2w + 3 को यूज़ करके किसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, w का, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली सिर्फ वही बोला है। तो सिंपली ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, w = 3। इसका करेक्ट आंसर होगा 3/3। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस हैज़ नो इनवर्स। अब देखो अगर मैट्रिक्स क्लियर होता तो सिंपली हमें पता है कि एक मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं होगा वो सिर्फ तब होगा जब उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। क्लियर। हम कह रहे हैं अगर इस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। सिर्फ इसी केस में मैट्रिक्स का कोई भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। क्लियर। अब A की वैल्यू दी हुई है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
ये हो जाएगा 10 माइनस 3k, 5 इंटू 2 माइनस 3k। और अभी हमने बताया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 3k और 3k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 10/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 10/3। सिंपली अगर हमें रूल पता होता तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड। अब देखो अगर हम लोग बात करें बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, एट द एंड जो हमारे पास कंपनी में नेट प्रॉफिट आता है ना, उस नेट प्रॉफिट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ हमारा होता है कि एज डिविडेंड हम उसको अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके फ्यूचर पर्पस के लिए रख दें। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स which is not distributed to the shareholders for more than 1 year is known as accumulated profit. Accumulated profit एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है 1 साल से ज़्यादा के लिए। क्लियर? तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अब देखो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है कि इसका क्या क्या पार्ट बनता है, हम ओरली बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको नो डाउट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड एंड सो ऑन। उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये 3 तो नहीं हो सकता एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट फर्स्ट बन सकता है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, इफ कुटोसिस इज लेस देन 3 देन द कर्व इज। अब देखो अगर कुटोसिस की बात करें कि अगर कुटोसिस 3 से कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लैटिकोटिक, दैट इज थर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, ओनली थर्ड। और यहाँ पे ये चीज़ याद भी रख लेना कि जो कुटोसिस है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, दैट इज β2 कह लो। इसका फॉर्मूला है μ4 डिवाइडेड बाय μ2⁴। क्लियर? और एक और चीज़ यहाँ याद रख लेना कि जो नॉर्मल कर्व हमारा होता है ना, उसके लिए हमारा कुटोसिस हमेशा किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। अगर ये लेस देन 3 है तो उसको हम कहते हैं प्लैटिकोटिक, एंड अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकोटिक। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद कर लो कि इसको हम क्या कहते हैं, कुटोसिस। कुटोसिस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं β2, इसका ये फॉर्मूला है। जो हमारा नॉर्मल कर्व है उसके लिए कुटोसिस हमेशा किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। बट अगर किसी सिचुएशन में 3 से कम है तो उसको हम कहते हैं प्लैटिकोटिक, और अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकोटिक। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ओनली 3। नेक्स्ट, the theory which states that asset prices reflect all publicly available information is known as efficient market hypothesis। ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, loss on issue of debentures is treated as miscellaneous expenditure, that is correct answer होगा 3rd। नेक्स्ट, the process by which organizations gain new knowledge and insights that lead to a modification in behavior and action is नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, दैट इज 2। नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच पीपल डेवलप बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट, रॉन्ग एंड जस्ट इज सोशलाइजेशन, दैट इज 4। क्योंकि यहाँ हम सही गलत की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपको किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरीके से बनता है और ये कह रहा है कि टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इस साइड आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सिंपली पहले हमारा प्राइस और सप्लाई ये था और अब प्राइस और सप्लाई इतनी होगी, मतलब हमें सप्लाई क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज इन इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक एंड इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस डिक्रीज इन इमिग्रेशन,
नेगेटिव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब देखो अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ हमें क्या करना है, सप्लाई डिक्रीज करना है। तो पहले 3 पॉइंट की हेल्प से तो हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी, बट पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से क्या हमारी सप्लाई कर्व या सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑप्शन देखो, ग्राउंड रेंट, पेंशन, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बट ऑब्वियस पेंशन, क्योंकि अगर हम लोग पेंशन की बात करें तो पेंशन कभी भी अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं बनता, बल्कि ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर डिस्पर्शन की बात करें तो 2 मेजर इसमें आता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में 4 है, पहला है रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा है क्वार्टाइल डेविएशन। और जब हम इनका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो उस कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो कह रहा है कौन सा इसका एग्जाम्पल है, सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करें तो इसमें से क्या डिसएडवांटेज है। इन सर्टन केसेस अ शील्ड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मे बी पियर्स्ड, एक्शन ऑफ सिंगल पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी, अनलिमिटेड मेंबर्स कैन नॉट बी एडेड, नॉट अलाउड टू रेज फंड। अब देखो अगर हम लोग एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी की जो शील्ड है, मतलब जो पर्दा है, वो टूट जाता है और सारे के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। क्योंकि एलएलपी रजिस्टर्ड होता है और क्योंकि आपने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है तो सिंपली इसमें और ट्रेडिशनल पार्टनर में यही डिफरेंस होता है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है एलएलपी में वो लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या थी, अनलिमिटेड थी। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां एलएलपी में ये शील्ड, ये पर्दा टूट जाता है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड डेटा। अब देखो अगर कंप्रेस्ड डेटा की बात करें तो इसमें से कंप्रेस्ड डेटा कौन सा नहीं है, एरेड डेटा। क्योंकि एरेड डेटा को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एरेड डेटा मतलब किसी भी रॉ डेटा को जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं डेटा एरे और एरेड डेटा। क्लियर? इट इज सिंपली अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट ये कभी भी डेटा को कंप्रेस या समराइज नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एरेड डेटा और डेटा एरे। बट बाकी सारे केसेस में आइदर इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम या ओगिव, इन सब में ही आपको पता होगा कि हम डेटा को कंप्रेस करते हैं एंड हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ पे। अब जैसे हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एंड 2 एम्प्टी क्लास को लेके उसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जब हम इसको फ्री हैंडेड ड्रॉ करते हैं। ओगिव की बात करें तो ओगिव में भी हम डेटा को इस तरीके से या इस तरीके से, दैट इज लेस देन और मोर देन के फॉर्म में ग्राफ पे अरेंज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, एरेड डेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई अंडर सेक्शन एटीसी। अब देखो एटीसी में हमने बताया कि ओवरऑल हमें जो डिडक्शन मिलता है वो कितना मिलता है, 1,50,000 का। एंड हमारे पास ऑप्शन देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे तो उसका डिडक्शन एटीसी में मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का भी मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का भी मिलता है। बट लीव ट्रैवल कंसेशन का डिडक्शन हमें सेक्शन एटीसी में नहीं मिलता। क्लियर? एलटीसी का, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, जो है वो बेसिकली सैलरी का पार्ट होता है, ना कि सेक्शन एटीसी का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोक्वेंट। देखो आइसोक्वेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया। बेसिकली जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है वैसे आइसोक्वेंट बनता है। बस इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है 2 गुड्स का, तो वहाँ हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और आइसोक्वेंट हम लोग बात करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्टिल यहाँ पे भी हमारा ग्राफ कैसे बनता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। एंड यहाँ आइसोक्वेंट में हमने पहले बताया था लेबर एंड कैपिटल
का अलग अलग कॉम्बिनेशन जिस पे हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, दैट इज जो प्रोड्यूसर है वो क्या होगा, उसका सेटिस्फैक्शन हर लेवल पे सेम होगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आइसोक्वेंट इज लीनियर इन नेचर। आइसोक्वेंट कभी भी इस तरीके से नहीं बनता। आइसोक्वेंट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, करेक्ट है। आइसोक्वेंट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी करेक्ट है। एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूसेस सेम आउटपुट ऑन एन आइसोक्वेंट, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो हमेशा याद रखना कि जो अरिथमेटिक मीन है वो मीडियन से ज़्यादा होगा और मीडियन मोड से ज़्यादा होगा। क्लियर? कब? जब पॉजिटिवली स्क्यूड हो। अब यही अगर नेगेटिवली स्क्यूड पूछता तो अरिथमेटिक मीन का लेस होता मीडियन से एंड मीडियन लेस होता मोड से। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following is correct? Median is not affected by extreme values. Median is affected by extreme values. Mean is not affected by extreme values. Mode is a middlemost point of a data set. अब देखो, अगर मोड की बात करें तो क्या वो मिडिल मोस्ट होता है? नहीं, मिडिल मोस्ट क्या होता है? मीडियन होता है। मोड की अगर बात करें तो मोड किसको रिप्रेजेंट करता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को। तो ये तो रॉन्ग है। अब देखो, ये लिखा है कि मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ये 1 and 5। तो मीन क्या इनसे अफेक्ट नहीं होगी? होगी, जनरली अफेक्ट होती है। ठीक, मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती। अगर हम ये वैल्यूज हटा भी दें तो भी हमारे पास मीडियन हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि जो एट द एंड वैल्यूज है उससे कभी भी क्या अफेक्ट नहीं होगा? मीडियन। अब अगर वो वैल्यू हटा भी दो तो भी मीडियन कैलकुलेट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following statement does not hold with respect to incidence of tax? First, Indian income is always taxable in India irrespective of the residential status of the taxpayer, ये तो correct है। All foreign income is taxable in the hands of resident but not ordinarily resident in India. All foreign income is taxable in the hands of resident and ordinarily resident in India, ये भी correct है। ऑल फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एनआरआई, ये भी करेक्ट है। तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि सेकंड में देखो कह रहा है कि ऑल फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। बेसिकली इसके बेसिस पे आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स को डिसाइड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है बेटा, तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये तो करेक्ट है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? TCN माइनस 1। सेकेंड, TC किसके बराबर होता है? TC AFC प्लस AVC के बराबर नहीं होता, क्योंकि AFC प्लस AVC इज इक्वल टू AC होता है, या अगर हम TC की बात करें तो ये होता है TFC प्लस TVC। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास दिया है AVC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाय Q, ये भी करेक्ट है। और AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय Q, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? इज नॉट ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सभी ऐसे पूछा है, नेगेटिवली ही पूछा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स की बात करें तो ये कभी भी GTI में इंक्लूड नहीं होती, बट अगर हम डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन बेसिकली क्या होता है? GTI में से माइनस किया जाता है। जैसे 80C टू 80U का जो डिडक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एग्जेम्पशन अगर है तो उसको हम GTI में इंक्लूड नहीं करते, और डिडक्शन को हम कहाँ से एक्सक्लूड करते हैं? ये GTI है, GTI में से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, टैक्स रेट्स आर नॉट गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट बट बाय द फाइनेंस एक्ट विच इज पास बाय द पार्लियामेंट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकम अराइजेज ईदर ऑन रिसीट और अक्रूवल बेसिस, ये भी करेक्ट है। चाहे तो कैश बेसिस पे होगा चाहे अक्रूवल बेसिस पे। डिडक्शन कैन बी लेस देन इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इनकम, ये भी करेक्ट है। मतलब जो हमारे डिडक्शन है 80C टू 80U है ना, ये GTI से कम भी हो सकती है, GTI के बराबर भी हो सकती है, GTI से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग के पास सीधे सीधे कैश बुक और पासबुक बोला है। ठीक, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम लोग कैश बुक की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड है, दैट इज डेबिट, और ये नेगेटिव है, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है और ये अनफेवरेबल बैलेंस है। क्लियर?
या कह लो ये बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट है। वैसे अगर हम लोग पासबुक की बात करें तो कैश बुक और पासबुक क्या है, पासबुक मिरर इमेज है कैश बुक की, तो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। अब ये फेवरेबल बैलेंस है और ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट। क्लियर? तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक इज एन ओवरड्राफ्ट। बल्कि अभी हमने दिखाया कि जो क्रेडिट साइड है पासबुक का वो क्या है, फेवरेबल बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब देखो दो कंसेप्ट होता है, फ्लो और स्टॉक। अगर हम फ्लो कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली ये किससे रिलेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और अगर हमारे पास ऑप्शन देखो इनकम, इनकम क्या है, ये पर डे भी निकाल सकते हैं, पर मंथ भी निकाल सकते हैं, पर ईयर भी निकाल सकते हैं। तो इनकम क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट, और बाकी सारे क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा 4, इनकम। नेक्स्ट, which of the following items would not form part of shareholders equity of a company on the statement of financial position। अब देखो shareholders equity की बात करें तो सिंपली इसमें क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोला है। तो इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, बट क्या करंट लायबिलिटी आएगी, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि ट्रेड पेबल्स क्या है, करंट लायबिलिटी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड शेयर प्रीमियम किसका पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, which of the following is not expressly allowed as deduction while deducting business income। अच्छा, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, इसका डिडक्शन मिलता है। बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय, इसका भी डिडक्शन मिलता है। रेंट एंड रिपेयर एक्सपेंडिचर ऑफ प्रमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, इसका भी डिडक्शन मिलता है। बट क्या लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, इसका डिडक्शन मिलता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फिलिप्स कर्व। अब देखो अगर हम लोग फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व बेसिकली किसकी बात करता है, ये बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की एंड वेजेस की। क्लियर? तो सिंपली आप बस इतना याद रखना कि जो वेजेस है वो इंक्रीज करेगा तब जब एम्प्लॉयमेंट हाई होगी, और डिक्रीज करेगा तब जब एम्प्लॉयमेंट लो होगी। क्लियर है? और उससे भी सिंपल अगर हम बात करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फिलिप्स कर्व बेसिकली इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया, इट शोज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस। इट शोज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन तो वैसे भी ये शो नहीं करता है, ये हमेशा क्या शो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। और किसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप शो करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। और हमने देखो स्टार्टिंग में ये बताया भी कि जैसे जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेजेस इंक्रीज होगा। मार्केट में मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है, लो है, तो वेजेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? तो अगर हमने वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का आपको रिलेशनशिप बताया कि वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशन, तो वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन कैसा होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्लियर? और बस इसी तरीके से तुम लोग को याद रखना है कि अगर हम लोग फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस की बात किया है, ना कि प्राइस की। नेक्स्ट, marginal efficient capital as determinant of private investment does not include the following। क्या include नहीं करता है, life of the product, supply price of capital, expected yield और propensity to consume, but obvious propensity to consume that is PTC। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट लेबर इज अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो ये क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज 2। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड कर्व मे शिफ्ट टुवर्ड्स राइट ड्यू टू। अब देखो अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड मतलब बेसिकली क्या है, टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। क्लियर? और ये हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब कह रहा है ये राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, ये राइटवर्ड तब शिफ्ट होगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा टू रिड्यूस परचेज ऑफ मशीनरी, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट,
इंक्रीज इन सेविंग इन इकोनॉमी, अगर सेविंग बढ़ेगी तो क्या लोग डिमांड करेंगे? नहीं। जब अवेलेबिलिटी होगी ऑफ इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट टू द फर्म, फर्म को जब टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा तो उस केस में डिमांड इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इन मेक और बाय डिसीजन रेलेवेंट कॉस्ट, अब देखो खरीदना है या बनाना है, ये डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखो फिक्स कॉस्ट तो हर केस में ही लगना है, तो सिंपली उस केस में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही डिसीजन फाइनल करते हैं। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम इसको भी कंसिडर करते हैं, परचेज प्राइस ऑफ यूनिट इसको भी कंसिडर करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट दैट विल बी सेव्ड इसको भी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट टू बी सेव्ड, परचेज प्राइस ऑफ यूनिट्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि जब हमें खरीदने या बनाने का डिसीजन लेना होता है तो सिंपली हमेशा याद रखना कि हम लोग का बेसिकली जो डिसीजन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ना कि फिक्स कॉस्ट पे, एंड वहां पे रेलेवेंट कॉस्ट ये तीनों ही बनती है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस। क्योंकि देखो सिंपली प्रोविजन बनाना मतलब क्या होता है कि जब आप अपने फ्यूचर लॉस के लिए, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस के लिए जब आप आज से तैयारी करके चल रहे हो तो उसी को हम कहते हैं प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कंपनी है उसको अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए आज से ही तैयारी करके चलनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में तो उसको इग्नोर करना चाहिए। क्लियर? तो अब देखो बैड डेट मतलब सिंपली अगर आपने किसी को उधार पे बेचा है तो वो डेटर है। मान लो वो 10,000 इस साल आपने उनको उधार पे सेल किया है, बट उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि ये सिर्फ 9,000 देंगे और 1,000 ये नहीं देंगे, तो 1,000 हमारा क्या होगा? डूब जाएगा। तो ये हमें पता है कि अगले साल ये पैसा डूब सकता है, तो इसके लिए हम आज से क्या करेंगे बेटा? प्रोविजन बना करके चलेंगे। एंड इस लॉस के लिए जो हम फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए जो हम आज से ही तैयारी करके चल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, उन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है और उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, इन अ कंपनी देयर आर 0 यूनिट्स इन बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 0। 7,000 यूनिट्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन एंड 500 यूनिट्स इन एंड वर्क इन प्रोग्रेस 20% कंप्लीटेड। 7,000 से स्टार्ट किया और इस 7,000 में से ही 500 क्या है? क्लोजिंग WIP। द फिजिकल यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर आर, अब देखो फिजिकल यूनिट्स क्या होगी? 7,000 तो होगी, क्योंकि ये 500 भी कहाँ इंक्लूड है? इस 7,000 में इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर ओपनिंग WIP होता तब तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना होता। ओपनिंग WIP है नहीं, तो पूरी की पूरी फिजिकल यूनिट्स जिसका हमें अकाउंट करना है वो कितनी होगी? फर्स्ट 7,000। नेक्स्ट, while computing income under the head salaries, exemption under HRA, that is house rent allowance, is available to an employee when, देखो सिंपली 3 कंडीशन होती है। एक तो जो आपको एक्चुअल HRA मिल रहा है, चाहे तो वो, या जितना आपने रेंट पे किया है -10% ऑफ एनुअल सैलरी, या 40 और 50% ऑफ एनुअल सैलरी, दैट इज इसकी लीस्ट वैल्यू एग्जेम्प्ट होती है फॉर हाउस रेंट अलाउंस। तो ऑप्शन देखते हैं, द एम्प्लॉय पेज रेंट विच डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, द एम्प्लॉय पेज रेंट विच एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, एंड द एम्प्लॉय लिव्स इन अ हाउस फॉर विच ही डज नॉट पे रेंट, द एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस। तो बेसिकली अवेलेबल होगा किनके लिए? द एम्प्लॉय पेज रेंट विच एक्सीड्स 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि अभी हमने बताया ना रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कि जो आप रेंट पे कर रहे हो वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? कम से कम 10% ऑफ सैलरी से। उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर HRA। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी दैट कॉजेज रिसोर्सेज टू बी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड बट ऑफ इज कॉस्ट ड्राइवर, दैट इज फर्स्ट। क्योंकि अगर हम लोग कॉस्ट ड्राइवर की बात करें तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी दैट कॉजेज चेंज इन एक्टिविटीज कॉस्ट। क्लियर? अगेन हम रिपीट करें कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी दैट कॉजेज चेंज इन एक्टिविटीज कॉस्ट। नेक्स्ट, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डज नॉट अप्लाई ऑन चेक्स ड्रॉन ऑन इंडियन बैंक, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट, money without intrinsic value is
नोन एज बट ऑफ इज फियाट मनी, क्योंकि फियाट मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. इट गेन्स वैलिडिटी एंड वैल्यू ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. फियाट मनी की जो वैल्यू है, बेसिकली जो उसकी वैल्यू है या वैलिडिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. बट कमोडिटी मनी, डिमांड डिपॉजिट एंड करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, फियाट मनी. नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर. अब देखो, इसके लिए तुम लोग को सेक्शन 78 का पूरा डिटेल स्टडी करना होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली ये बताया गया है कि जो प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज़ या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की अमाउंट कलेक्ट होती है, उसको हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्लियर? तो सेक्शन 78 अगेन, अगर इसकी डिटेल आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना. बट इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कलेक्ट होती है ना, उसको आप अपने शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना है तो उसके लिए भी आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि इट मे बी यूटिलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स. मतलब जो फोर्थ पॉइंट दिया था वो ये दिया हुआ है कि जो भी प्रीमियम पेबल है ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम किया और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम पे करे, तो उस टाइम उस प्रीमियम के लिए भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकते हो, बट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2. नेक्स्ट, when price elasticity of demand for chicken is 0.34, which of the following statement is true. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? 0.34, दैट इज लेस देन 1. और अगर लेस देन 1 है तो सिंपली क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक. क्लियर? इसको हम यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन कर दें कि अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो यहाँ हमारे पास 5 टोटल डिग्रीज हैं. पहली है ED इज इक्वल टू 1, दूसरी है ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ED इज लेस देन 1 और ED इज इक्वल टू 0. क्लियर? ये है हमारा यूनिट इलास्टिक, और हम इसको कह सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक. ठीक? अब अगर लेस देन 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन 1, या हम क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं इन इलास्टिक. क्लियर? वैसे अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोर देन 1 और इलास्टिक. एंड ED इज इक्वल टू 0 है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, और ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट है तो ये परफेक्टली इलास्टिक है. क्लियर? अभी फिलहाल हम इस पर इतना ही डिस्कशन करें नेम का. आगे क्वेश्चन में जब हमारे पास नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जब हमारे पास इसकी डिग्री का डिस्कशन आएगा तो हम फर्दर इसकी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर चिकन इज इन इलास्टिक, बट ऑफ इस करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट. इलास्टिक तब होता जब ग्रेटर देन 1 होता, एंड 0 तब होता जब इज इक्वल टू 0 होता. क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन है AS14 इज नॉट एप्लीकेबल इफ व्हेन ट्रांसफरी कंपनी अक्वायर्स ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरर कंपनी. देखो AS14 तब अप्लाई नहीं होता जब सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट करती. मतलब AS14 में यही चीज़ है कि अमेलगमेशन के टाइम होगा क्या कि 2 कंपनी मिलकर के एक कंपनी बन जाएगी. क्लियर? या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक ही कंपनी एग्जिस्ट करेगी और दूसरी कंपनी खत्म हो जाएगी. तो अगर सेपरेट एंटिटी अमेलगमेशन के बाद भी एग्जिस्ट करे तो क्या AS14 अप्लाई होगा? नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा 2, सेपरेट एंटिटी इज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. क्लियर? अब देखो इसका हमने सारा क्वेश्चन, ये हमारा 2019 DU MCOM एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर था जिस पे हमने एक डिटेल डिस्कशन कर लिया है. कुछ क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन नहीं किया है तो उसका हमने 2 ऑप्शन दिया है. पहला, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसका पूरा डिटेल आंसर स्टेप टू स्टेप डाउनलोड कर सकते हो. एंड दूसरा, अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उस पर हम एक डिटेल क्लास ड्राफ्ट करके अपलोड कर देंगे. एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैथ्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं स्किप करके मत जाओ, क्योंकि स्किप करने में आपका सबसे बड़ा लॉस क्या होगा ना कि कुछ मार्क्स से
आपका ड्यू एमकॉम एंट्रेंस नहीं क्रैक हो पाएगा। बेटर है अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे पूरा फोकस करो। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे भी कर देंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट करना, तो उसके लिए भी हम क्लास अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अब हम 2018 से लेकर के 2011 तक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट ये क्वेश्चन पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, बट ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको हेल्प करेगा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर 2021। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर आज की क्लास में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड हमारे ग्रुप्स की जो लिंक है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, तो वहाँ से ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट जो एंट्रेंस के लिए हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की जो भी क्लासेस होंगी फॉर एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 उसकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।